हेलो स्टूडेंट, मैं रमेश विश्वकर्मा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से। ठीक है, कल हम लोगों ने बात किया था नंबर सिस्टम की, तो उसी के आगे हम लोग आज चलते हैं। ध्यान दें, नंबर सिस्टम में पहले थोड़ा सा 1-2 मिनट में हम ये देखते हैं कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, उसके बाद आगे की बातें करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो पहले थोड़ी सी बात कल के हाईलाइट की। ठीक, आइए देखा जाए। तो कल हम लोगों ने डिजिट के बारे में पढ़ा था, यानी अंकों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद संख्याओं के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने इसमें प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा था। फिर पढ़ा था पूर्णांक संख्याओं के बारे में। पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ा था। ठीक है भाई, अंकों के बारे में पढ़ा, संख्याओं के बारे में पढ़ा, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा, पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा, पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ा, और पूर्णांक संख्याओं के साथ साथ हम लोगों ने इसी में पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर मीन्स धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अभाज्य संख्याओं के बारे में। ठीक, और अभाज्य संख्याओं को ही हम लोगों ने कल ऋण संख्या कहा था, या फिर इसे हम लोगों ने क्या कहा था, असंयुक्त संख्या। ठीक भाई, तो अभाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या कहें, या ऋण संख्या कहें, या फिर असंयुक्त संख्या कहें। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद अभाज्य संख्याओं के साथ साथ हमने ट्विंस प्राइम यानी कि जुड़वा अभाज्य के बारे में पढ़ा था। जुड़वा अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने सह अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा था। ठीक है भाई, जुड़वा अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा, सह अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने शुरू किया था परिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक भाई, परिमेय संख्याओं के बारे में, तो इसी पर हम लोग आज चर्चा करते हैं, परिमेय संख्याओं के बारे में। उसके बाद आगे फिर अपरिमेय संख्याओं की बात करेंगे, कल हम लोगों ने शुरू किया था। ठीक है, आइए देखा जाए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या या फिर परिमेय संख्याएं। ठीक है भाई, तो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पहला नंबर पढ़ा था, पहला पॉइंट कि ये p/q फॉर्म में होनी चाहिए। दूसरा नंबर हमने इसमें पढ़ा था कि p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और तीसरा नंबर इसमें हमने पढ़ा था कि q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है भाई, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो इसके लिए एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा था। एग्जाम्पल में क्या देखा था, ध्यान दें, जैसे कि 4/7 लिख दिया जाए तो क्या ये परिमेय संख्या है, तो हाँ है, ये परिमेय संख्या है। कैसे पता, पहला चीज़ तो ये अपॉन में होनी चाहिए, तो अपॉन में है कि नहीं, 4/7 है। दूसरा चीज़ ये अंश और हर क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक है। और तीसरा हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो क्या 7 0 के इक्वल है क्या, आप कहेंगे नहीं, इक्वल नहीं है, तो 7 इज नॉट इक्वल टू 0, अतः यह परिमेय संख्या है। ठीक भाई, और अगर इसके साथ हम ये भी लिखें, कुछ और एग्जांपल देखते हैं, -3/7 लिख दें, तो क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ है, ये परिमेय संख्या है। क्योंकि ये पूर्णांक है, ये भी क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव होते हैं, इसलिए ये पूर्णांक है। अगर हम -7/-3 लिख दें तो क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ है, ये परिमेय संख्या है, ये भी है। इसके बाद अगर हम ये माइनस केवल नीचे लिखें यानी अपॉन में लिखें, तो जैसे एज एग्जाम्पल 6/-5 लिख दें, तो क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ है, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक, इसके बाद दशमलव वाली संख्या हम लोगों ने लिया था, 0 मान लीजिए 56 ले लेते हैं, तो क्या ये परिमेय संख्या है। हमने कहा था कि इसको अगर हम इवेल्युएट करें, इसे लिखें, तो हम क्या लिखेंगे,
56 में क्या 100, इतना लिखेंगे तो क्या ये भिन्न में है? हाँ है। क्या अंश और हर पूर्णांक है? हाँ है। क्या हर 0 के बराबर नहीं है? हाँ नहीं है। अतः 56 में 100 यानी कि 0.56 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्लियर? अगर हम 0.3333 ऐसे करके लिखें तो क्या ये परिमेय संख्या है? हम लोगों ने कहा था हाँ है, ये भी परिमेय संख्या है। कैसे? ये था 0 पॉइंट क्या लगाते हैं 3 पर बार, जिसकी वैल्यू होती है अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या होती है 3/9। अब ये 3/9 कैसे होता है अभी हम लोग क्लास को जब आगे बढ़ाएंगे तो उसमें हम देखेंगे। अभी हम लोग केवल और केवल संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी बात करते हैं। ठीक है भाई, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। बात क्लियर? हमने कहा था ये कि 22/7 परिमेय संख्या है कि नहीं? तो हाँ है, ये भी परिमेय संख्या है। क्या 3.14 परिमेय संख्या है कि नहीं? हाँ है, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक, तो ये सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। और एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था कि अगर हम √25/7 लिख दें तो क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ है, ये भी परिमेय संख्या है। कैसे? 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 और बटा में क्या 7। तो क्या अंश और हर पूर्णांक हैं? हाँ अंश और हर पूर्णांक हैं। क्या अंश बटा में हर जो है उसमें क्यू यानी कि हर बराबर 0 है क्या? नहीं। आपका जवाब होगा नहीं, हर 0 के बराबर तो नहीं है, यानी 7 0 के बराबर नहीं है। अतः यह क्या है? परिमेय संख्या। क्लियर? तो क्या आप ये समझ गए कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? ठीक, एनी प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हो परिमेय संख्या को समझने में कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आया, उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मेरे पास भेजें। ठीक है, निश्चित तौर पे आपकी समस्याओं का समाधान मैं करूँगा जैसे भी हो सके। क्लियर? ये हम लोगों ने कल पढ़ा था तो कल की बात किया हमने। आज थोड़ा सा हम आगे की बात करते हैं। किसकी? अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं की। ठीक भाई, तो आइए इरेशनल नंबर जिसे कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक भाई, अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो सीधी सी बात है, सिंपल सा डेफिनेशन कि जो परिमेय है वो परिमेय है और जो परिमेय नहीं है वो क्या है? वो अपरिमेय है। ठीक, जैसे इसको एग्जाम्पल के रूप में समझा जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे अगर हम √2 लिख दें तो ये √2 क्या परिमेय संख्या है या ये अपरिमेय संख्या है? इसको कैसे जाने? तो हमें बताया गया है, ढेर सारी किताबों में आपने पढ़ करके देखा होगा कि √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो क्या √2 की वैल्यू जो 1.414 है, क्या ये एक्यूरेट वैल्यू है? नहीं, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसके आगे भी इसकी वैल्यू आएगी। तो हम कंफर्म नहीं है कि √2 की वैल्यू क्या होगी। जब हमें √2 की वैल्यू ही कंफर्म नहीं है तो हम उसे अपॉन में कैसे लिख सकते हैं भला? क्लियर? तो ऐसे ही √3 कहा जाए, √5 कहा जाए, √7 कहा जाए, कुल मिलाकर के ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं हैं वो क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं। क्लियर भाई? और अगर यही पूर्ण वर्ग होता, 5 की जगह 25 होता, तो निश्चित तौर पे ये क्या होता? परिमेय संख्या होता। ठीक, आगे आइए और एग्जाम्पल ग्रुप में इसमें देखा जाए। जैसे अगर हम लिख दें 1.738739654 ऐसा कुछ लिख करके इसे डॉट लगा दें, तो बताइए क्या ये परिमेय संख्या है? तो बात सीधी से भाई कि ये परिमेय संख्या कैसे हो सकती है? परिमेय संख्या होने के लिए आगे का नंबर कंफर्म होना चाहिए कि आगे का नंबर क्या है। ठीक है भाई, आगे का नंबर क्या है ये हमें कंफर्म होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए 1.738 है, चलो समझ में आता है कि 738 है, फिर 739 है, चलो ये भी समझ में आता है। तो क्या आगे 7310 होना चाहिए था क्या? ऐसा है क्या? ये तो 654 है, यानी क्लियर ही नहीं है कि आगे के नंबर क्या होंगे। तो जब आगे के नंबर क्लियर ना हो तो ये निश्चित तौर पे ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि इसे फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखा जा सकता, भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है भाई, ये संख्याएं क्या हो गई? अपरिमेय। और एग्जाम्पल देखें, अगर हम √29/5 लिख दें, ठीक भाई, √29 अगर 5 लिख दें तो क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, नहीं है। क्यों?
क्योंकि 29 जो लिखा है, करड़ी में जो 29 लिखा है, क्या ये पूर्णवर्ग संख्या है? नहीं। अगर ये पूर्णवर्ग संख्या नहीं है तो निश्चित तौर पे ये सारी की सारी संख्याएं या ये संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। क्लियर भाई? समझ में आ रहा है अच्छे से? आगे देखिए, और एक आता है ये पाई। पाई को ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा गया है कि बताइए ये परिमेय है कि अपरिमेय। तो देखो भाई, पाई की वैल्यू फिक्स होती नहीं है। माना कि पाई की वैल्यू जब हम मैथ में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो 3 पॉइंट क्या करते हैं? 1/4। या फिर पाई की ही वैल्यू हम क्या यूज करते हैं? 22/7 यानी 22/7। लेकिन ये जब इसकी वैल्यू रखी जाएगी तो ये 3.14 22/7 ये क्या होगा? परिमेय होगा। लेकिन पाई खुद क्या है? अपरिमेय। ये अन्य कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि पाई परिमेय है कि अपरिमेय है। तो ध्यान रखें, आपका जवाब पाई के लिए क्या होना चाहिए? अब से अपरिमेय। क्लियर? तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो ये बताइए, आप परिमेय और अपरिमेय अच्छे से समझ गए क्या? ठीक, अगर अच्छे से समझ गए हैं तब भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि हाँ सर हमारे अच्छे समझ में आ गया, और अगर नहीं समझ में आया तब भी हमें लिख करके बताएं कि नहीं सर मेरे अच्छे से समझ में नहीं आया, कृपया दोबारा बता दें हमें। ठीक भाई, जब आप कमेंट करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ें। अब आइए आगे देखते हैं। यहाँ देखें, सम संख्याओं के बारे में बात करें तो अब हम बात करेंगे सम संख्या के बारे में। सम संख्या जिसे कहा जाता है इवन नंबर। ठीक भाई, सम संख्या। सम संख्या के बारे में लगभग सबको पता होना चाहिए और पता भी होगा, फिर भी मैं अपनी तरफ से बता दूं। सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वे संख्याएं क्या हैं? वे सम संख्याएं। ठीक, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वे संख्याएं सम संख्याएं हैं। क्लियर? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। ठीक है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वे संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? वे संख्याएं सम संख्या हैं। कैसे पता चलेगा कि कौन सी संख्या सम है और कौन सी विषम है? तो पहले हम चूंकि सम देख रहे हैं तो आप सम को देखें कि कैसे पता चले। तो मान लीजिए हमने पहला एग्जाम्पल 4 लिया, तो क्या ये 4 सम संख्या है कि नहीं है? ये कैसे पता चले भाई? तो 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का पहाड़ा 4, 2 दूना 4, क्या आया भाई? शेषफल 0 आया ना, घटाते हैं ना। तो अगर शेषफल 0 आया तो क्या ये 4 2 से पूरा पूरा कट गया? आप कहेंगे हाँ सर कट गया। तो अगर ये 4 2 से पूरा पूरा विभाजित हो गया यानी कट गया, तो निश्चित तौर पे 4 क्या है? 4 सम संख्या है। ठीक भाई, तो ऐसे ही हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि कौन सी संख्या सम है और कौन सी विषम है। जैसे 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे करके कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। ठीक भाई, तो सम संख्याएं कुल कितनी हैं? सम संख्याएं टोटली इन्फिनाइट तक है, जिसके कोई वैल्यूएशन नहीं है। हाँ, अब ये स्टार्ट अगर हम 2 कहें तो बताएं 2 सम संख्या है कि नहीं? क्या 2 सम संख्या है? हाँ सर है, आप यही कहेंगे क्योंकि 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, है ना भाई। तो बात आती है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है? सबसे छोटी सम संख्या कौन है? तो आप कहेंगे सर 2 है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। तो फिर ये भी बात आती है कि भाई तो 0 क्या है? 0 सम है कि नहीं? ये बात तो आएगी ही। तो 0 सम है कि नहीं कैसे पता करें? तो आप सम संख्या का पता कैसे करते हैं? कोई संख्या सम है या नहीं है आप कैसे पता करते हैं? तो निश्चित तौर पे उस संख्या में 2 का डिवाइड करके पता करते हैं। देखा जाए तो हम 0 में मान लीजिए यहाँ लिखते हैं 2 का डिवाइड करते हैं, तो क्या 2 का भाग 0 में जाएगा? तो चूंकि हम लोग की आदत रही है कि किसी भी भाग को हम पहले भी एक बार पढ़ा पढ़ते हैं, तो पक्का हम पढ़ेंगे 2 1 का 2। लेकिन हमें ये भी तो सिखाया गया कि 2 का भाग 0 बार भी तो पढ़ा जाता है, तो हम 0 बार पढ़ के देखते हैं। तो 2 बोलते हैं 2 शून्य 0। क्यों भाई? पूरा पूरा कट गया ना, शेषफल क्या आया? 0। अतः 0 भी क्या है?
सम संख्या है। क्लियर? तो निश्चित ही सबसे छोटी सम संख्या क्या हुई? 0। क्लियर? सबसे बड़ी सम संख्या क्या हुई? पता नहीं। जब पता नहीं वाली बात आए तो कहाँ तक जाएं? सीधा सीधा अनंत तक जाएं। बात क्लियर हो गई या नहीं? ठीक भाई? तो 0 क्या है? एक 0 सम संख्या और सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 0 यानी 0। क्लियर? अब किसी बड़ी संख्या को देख कर हम कैसे पता करें कि भाई वो सम है कि विषम? ये जानने के लिए हम मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बड़ा सा नंबर, इतना हमने ले लिया। ठीक भाई? 8,76,596 हमने ले लिया। अब बताएं ये संख्या सम है या विषम? तो हमने जो एग्जाम्पल में लिखा है उसमें तो इतनी बड़ी संख्या है नहीं, तो फिर सम संख्या है कि नहीं है कैसे पता चले? ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे। अब इतने बड़े नंबर में 2 का डिवाइड करेंगे तो टाइम तो लगेगा। तो क्या किया जाए? इसके लिए हम केवल वंस नंबर देखते हैं। वंस नंबर मतलब इकाई का नंबर देखते हैं। ये जो लिखा है ये ना भाई, केवल हम इकाई में भाग करेंगे। तो क्या 6 में अगर हम 2 का भाग करें तो क्या 6 2 से पूरा विभाजित हो जाता है क्या? है ना भाई? तो 2 से 6 पूरा विभाजित हो जाता है। अतः यह पूरी संख्या क्या होगी? सम होगी। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गई मेरी बात अच्छे से? तो किसी भी सम संख्या का पता करने के लिए आप उसका इकाई अंक देखिए। अगर इकाई अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर इकाई अंक इतना है, इनमें से कोई भी है, तो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमको केवल इकाई लेना है। ये निश्चित तौर पे क्या होगी? सम संख्या। क्या बात समझ में आ गई? ठीक भाई? अब एक एग्जाम्पल मैं लिख करके देता हूँ और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये संख्या सम है या नहीं है। मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल लिखते हैं 8 9 9 9 5 7 6 3 0। ये बताइएगा कि संख्या सम है या नहीं है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक भाई? अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आइए। अब सम संख्या हमने पढ़ लिया, इसी के साथ साथ हम विषम संख्या देखेंगे। ठीक भाई? विषम संख्या देखेंगे। विषम संख्या क्या होती है भाई? इसे ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर। ठीक भाई? ये ऑड नंबर, ये क्या है? विषम संख्या। अब बात आती है कि सम संख्या तो हमें पता चल गया, ये विषम संख्या क्या है? तो देखो भाई, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो सम, और जो 2 से विभाजित ना हो वो क्या? विषम। सिंपल सी बात। जैसे एज एग्जाम्पल हम लिख लें 8 7 7 6 9। अब ये बताइए ये सम है कि विषम? तो सम जानने के लिए हम क्या करेंगे? सम जानने के लिए केवल हम इसका इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक क्या है? 9 है। तो क्या ये 0 2 4 6 या 8 में से कोई है क्या? नहीं। अतः यह संख्या क्या है? यह संख्या विषम है। अगर इसका इकाई अंक 0 होता, 2 होता, या 4 होता, या 6 होता, या फिर 8 होता, तो यह क्या होता? निश्चित ही ये संख्या तब सम होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये संख्या क्या है? विषम संख्या है। क्लियर? क्या सम विषम अच्छे समझ गए? तो फिर बात आती है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है भाई? तो ध्यान दें, 1 3 5 7 9 11 13 17 19 ऐसे करके जाते हैं ना भाई। तो सबसे छोटी सम संख्या तो 2 थी या 0 थी? 0 थी। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1 है। और सबसे बड़ी पता नहीं। तो जब पता नहीं वाली बात आए तब तक हमारा जवाब क्या होगा? इनफाइनाइट या इन्फिनिटी। ओके? क्लियर ये बात? आगे बढ़ें। तो सम और विषम हमारे समझ में आ गया। तो ध्यान रखिएगा, विषम को हम ओ से डिनोट करते हैं और सम को किससे? ए से डिनोट करते हैं। तो इसकी कुछ शर्तों के बारे में बात करते हैं, हल्का सा, बस बहुत डिटेल नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। जैसे सम संख्या को
सम संख्या को हमने इवन नंबर कहा था, है ना, और विषम संख्या को ऑड कहा था। तो इसमें कुछ रिलेशंस हैं, उसको देखा जाए, समझिएगा। अगर हम दो सम संख्याओं को ऐड करें तो आने वाला रिजल्ट क्या होगा? एक सम संख्या एक विषम संख्या ले ले तो रिजल्ट क्या होगा? एक विषम दूसरा सम ले ले तो रिजल्ट क्या होगा? दोनों विषम ले ले तो रिजल्ट क्या होगा? ये तो प्लस की बात हुई, ठीक है भाई। अभी हम मल्टीप्लाई की बात करेंगे, तो ज़्यादातर प्लस और मल्टीप्लाई की ही बात होती है। तो पहले ये देखें, अगर हम इवन प्लस करेंगे तो क्या आएगा? इवन आएगा या ऑड आएगा? इसको एग्जांपल समझिए। सपोज करिए एक इवन नंबर हमने 6 ले लिया, दूसरा 8 ले लिया। अब आप इसे जोड़िए, क्या आ रहा है? क्या 14 यानी 14 आ रहा है क्या? तो क्या 14 सम संख्या है या विषम है? तो निश्चित तौर पर आपका जवाब होगा नहीं सर, ये तो सम है। तो अतः दो इवन ऐड करेंगे तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? इवन ही मिलेगा, कभी भी ऑड नहीं मिल सकता है, कभी भी। और आगे आइए, इवन और ऑड प्लस करें। मान लीजिए हमने 6 ही ले लिया, लेकिन इसमें 9 प्लस कर दें, ठीक भाई। 6 हमने सम संख्या लिया और 9 क्या लिया? विषम लिया। तो अगर हम इसे प्लस करें तो रिजल्ट क्या? 9 6 कितना आ रहा है? 15। ध्यान रखिएगा, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये इवन है, रिजल्ट क्या आया? इवन। और इवन और ऑड हमने प्लस किया तो रिजल्ट क्या आया? ऑड। तो हमारा यहाँ जवाब क्या होगा? ऑड, यानी विषम संख्या। क्लियर? अब किसी ऑड में हम प्लस करके देखें जरा सब। तो कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हमने 15 ले लिया। अब 15 में हम 8 प्लस करते हैं। ध्यान रखिए, ये ऑड है और ये क्या है? इवन है। अब हम प्लस करते हैं तो 15 और 8 जोड़िए, रिजल्ट कितना आ रहा है? रिजल्ट 23 आ रहा है क्या? 23 क्या है? सम है कि विषम? निश्चित ही विषम है। अतः ऑड और इवन प्लस करेंगे तो रिजल्ट क्या पाएंगे? विषम ही पाएंगे। देख लीजिए भाई, ये विषम ही तो मिला। अब आइए, इवन तो हमने पहले प्लस किया था, अब ऑड और ऑड प्लस करते हैं। कोई भी नंबर ले लीजिए, एनी थिंग्स, कोई भी। मान लीजिए हमने 7 ले लिया और 5 ले लिया, ठीक है भाई। 7, ये जो 7 है क्या ऑड है क्या? 5 भी क्या ऑड है क्या? यानी विषम संख्या है क्या? अगर इन दोनों को जोड़ें तो 7 और 5 कितना होता है? 12 हो रहा है क्या? तो जब ये 12 हो रहा है तो क्या ये विषम है या सम है? तो निश्चित ही आप कहेंगे नहीं सर, ये तो सम है। तो 2 अगर हम ऑड प्लस करते हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? इवन मिलेगा, ठीक भाई। तो अगर 2 एक ही बिरादरी के रहेंगे, इवन तब भी इवन मिलना है, दोनों ऑड रहेंगे तब भी क्या मिलना है? इवन मिलना है। तो अगर बिरादरी सेम रहेगी तो दोनों को प्लस करेंगे तो इवन ही मिलना है। लेकिन अगर बिरादरी अलग अलग रही तो हमेशा क्या मिलता है? ऑड मिलता है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नहीं? देखिए तो फिर आगे देखते हैं। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें, सपोज करिए एक इवन और ऑड का मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? ठीक है भाई, ध्यान दें। और इसके पहले आप 2 इवन का मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, अगर कन्फ्यूजन है तो। मल्टीप्लाई करें तो इसको एग्जाम्पल से समझिए, आप एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए फिर हमने 6 ले लिया और इधर 8 ले लिया, है ना भाई। तो 6 8 जा, यानी 8 6 कितना हुआ? 48 आया क्या? अब 48 क्या है? सम है कि विषम? सम है भाई, सम है। तो 2 इवन का यानी 2 सम संख्याओं का गुणा करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? इवन मिलेगा, है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये सम है, ये सम है, तो रिजल्ट भी क्या मिला? सम मिला। अब आइए, एक इवन एक ऑड का मल्टीप्लाई करिए, इवन और ऑड का मल्टीप्लाई करिए। तो मान लीजिए 6 ही ले लेते हैं, इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है भाई। ये इवन है और ये क्या है? ऑड है। तो क्या 6 पंजे हमें 30 मिला क्या? हमें 6 पंजे 30 मिला। तो क्या 30 सम संख्या है क्या या विषम है? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, ये तो सम है। तो अगर हम एक इवन और एक ऑड का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमें इवन मिल रहा है क्या? तो फिर हमारा रिजल्ट यहाँ क्या आएगा? इवन। क्लियर? तो एक इवन एक ऑड का या फिर एक ऑड एक इवन का मल्टीप्लाई करेंगे, सेम बात होगी। अब आगे हम 2 ऑड का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या रिजल्ट होगा?
दो ऑड का मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट क्या होगा। एक एग्जांपल से समझिए, 7 ले लिया 9 ले लिया, दोनों ही ऑड है क्या, तो 7 9 क्या मिला हमें, 63 मिला। 63 समय के विषम है, विषम है, तो क्या हमें ऑड मिला, क्या ऑड ही मिला क्या। तो अगर हम ऑड और ऑड का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें ऑड मिलेगा। यही रूल्स डिवाइड के लिए भी संभव है। क्लियर। तो ज़्यादातर परीक्षाओं में हमसे मल्टीप्लाई यानी गुणा और जोड़ पूछता है, उससे हम अपनी बात को कंफर्म कर सकते हैं। बात क्लियर। आगे बढ़ें क्या। अब थोड़ा सा एक हेडिंग और उसके बाद कल से हम लोग जो है एक हेडिंग और देखा जाए। कल से हम लोग हेडिंग बाय हेडिंग नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, आइए एक संख्या और देख लीजिए तो फिर बात को आगे बढ़ाएं। एक संख्या आती है परिपूर्ण संख्या। ठीक भाई, परिपूर्ण संख्या जिसे कहा जाता है परफेक्ट नंबर। क्या आपने सुना है इसका नाम, परफेक्ट नंबर। ठीक भाई, अरे व्यक्ति परफेक्ट नहीं भाई कि कोई व्यक्ति परफेक्ट है ना, ये नंबर की बात हो रही है कि परफेक्ट नंबर क्या है। इसके लिए देखिए कि किसी भी नंबर को हम परफेक्ट बोले कि कैसे बोले। ठीक है, तो पहले हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 4 को लेते हैं। अब आप समझिएगा कि 4 परफेक्ट नंबर यानी कि ये परिपूर्ण संख्या है या नहीं। ओके, लीजिए अब ये बताइए कि 4 का गुणनखंड क्या क्या होता है। क्या आप गुणनखंड जानते हैं। गुणनखंड का मतलब है भाई कि 4 किससे डिवाइड हो सकता है। तो क्या 4 1 से डिवाइड होगा, हो जाता है, पूरा कट जाता है। 2 से पूरा कटेगा क्या, और किससे कटेगा, 4 से ही कटेगा। क्या 4 और किसी पूर्ण संख्या से कटता है। क्या पूर्ण संख्या की बात कर रहा हूँ, अपूर्ण संख्या की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। तो 4 या तो 1 से पूरा विभाजित होगा, या 2 से पूरा विभाजित होगा, या फिर 4 से पूरा विभाजित होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 6। ठीक भाई, 6 को देखिए, ये क्या करता है, ये कैसे डिवाइड होगा, ये जरा देखा जाए। तो भाई 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, और किससे होगा, 6 से। ऐसे होगा क्या, है ना। एक नंबर और ले लेते हैं 8। इतने से परफेक्ट नंबर यानी कि परिपूर्ण संख्या हमको क्लियर हो जाएगी और हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी, कभी नहीं बोलेंगे लाइफ में। 8 है, 8 किससे कटेगा, 1 से पूरा कटता है तो कितनी बार में, 8 बार में। अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार में सोचें और मेरा दोनों काम हो जाए तो दोनों तरफ से लिखें। 1 से कटेगा कितनी बार में, 8 बार में। 2 से कटेगा कितनी बार में, 4 बार में, है ना। और क्या और किसी नंबर से ये कटेगा, 1 से कटेगा 8 बार में, तो 8 दोनों लिख दिया। 2 से कटा कितनी बार में, 4 बार में। और किसी से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और पास लिख लें अपने समझने के लिए। 4 से कटा और 8 से कटा। ठीक भाई, देखिए परफेक्ट नंबर या फिर परिपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो इसमें जो है, जो लास्ट डिजिट है, जैसे 4 का लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। 6 का लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। और 8 का लास्ट डिजिट क्या है, 8 है। तो आप इसको एक सिंपल सा डब्बा बना दीजिए, है ना। अब जरूरी नहीं कि डब्बा ही बनाएं, आप डॉट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ये तो अब ऐसा ही बना दिए, बस समझिए। अब ये 4 है। अब इसके बाद बाकी नंबर को आप जोड़िए। क्या बचा, 1 बचा और 2, और 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है भाई, जोड़ रहे हैं 1 और प्लस 2 क्या आ रहा है, 3। ठीक है, अब यहाँ जो बच गए उसको जोड़िए जरा। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ रहा है, 3 2 5 और 1 6। अब ये जो बच रहा है उसको जोड़िए जरा। तो 1 प्लस 2 और प्लस 4, तो 4 2 6 क्या आ रहा है, 7। ठीक भाई, अब आप देखिए परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं। तो ध्यान रखें, किसी भी संख्या का या किसी भी नंबर का हम फैक्टर करें, कुल मिला के गुणनखंड करें, तो सबसे बड़ा जो नंबर उसको छोड़ करके बाकी जो नंबर बचते हैं उसका योगफल उसी के बराबर आना चाहिए, तो परफेक्ट नंबर। अगर ऐसा नहीं तो परफेक्ट नंबर नहीं है। अब यहाँ देखिए, ये 4 आया, बाकी बचे 2 और 1, तो 2 और 1 को जोड़ा तो क्या आया, 3। क्या 3 4 के बराबर है क्या, नहीं।
अतः ये 4 परफेक्ट नंबर नहीं है। 6 पे आइए, 6 हमने लिया, ये अलग कर दिया इसको, बाकी बचे 3, 1 2 और 3 बचा तो इसको जोड़ लिया, तो 2 और 1 3, 3 कितना आया 6, तो क्या इसी के बराबर आया क्या? अतः यह क्या है? परफेक्ट नंबर। ओके, यहाँ आ जाइए, 8 को देखिए जरा, तो 8 को हमने अलग कर दिया, उसके बाद बाकी नंबरों को जोड़ दिया, 2 और 1 3 और 4 कितना हुआ 7। क्या 7 8 के बराबर होता है क्या? नहीं, अतः 8 भी परफेक्ट नंबर नहीं है। क्या बात समझ में आई? अच्छे से आ जानी चाहिए। इसी के एग्जाम्पल एक और आप देख लो। मान लीजिए एक ने हमने ले लिया 28, आप 27 भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि 28 ही लें। अब आप पता करो कि 28 किससे किससे कटता है, यानी किससे किससे विभाजित होता है। अगर आप ये नहीं पता कर पा रहे हैं तो ऐसे चेक किया करिए, ऐसे देखिए, एलसीएम निकालने आता है भाई, 2 1 का 2, 2 चौके 8, फिर 2 सते 14, फिर किससे 7 से, है ना। तो 28 पहले नंबर पर किससे कटेगा? पहले तो 1 से कटेगा भाई, और 1 से कटेगा तो कितनी बार में कटेगा? 28 बार में, दोनों साइड से लिखिए, ठीक है। अब ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा, ध्यान रखिए यहाँ से, और 2 से कटेगा यानी 2 से विभाजित होगा, कटेगा मीन्स विभाजित होगा भाई, तो 2 से कटेगा तो कितनी बार में कटेगा? 14 बार में, ऐसे देखा जाता है, ठीक भाई, ऐसे देखा जाता है, ये डेसिमल नहीं है भाई। ले चलिए, 2 से कितनी बार में कटा? 14 बार में, तो आप लिखिए 2 और यहाँ क्या लिखिए? 14 बार में। ओके, अब 2 तो हमने ले लिया, अब 2 ठो लेंगे, 2 दूना 4, 4 से कितनी बार में कटेगा? 7 बार में, ध्यान रखें, 4 ले लिया और क्या ले लिया? 7, ठीक है। अब आगे बढ़िए, तो 2 दूना 4 सते क्या? 28, 28 से कितनी बार कटेगा? 1 बार में, तो हम लिख ही चुके हैं, तो क्या इतने नंबरों से कटता है क्या? अब भाई सबसे बड़े नंबर को मान लीजिए एक डब्बे में हमने पैक कर दिया, है ना, बाकी जो नंबर बचे जरा उसको जोड़िए, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 जोड़ा जाए, 14 और 7 21, 4 25, 2 27 और 1 28 आ रहा है क्या? और जो हमने छोड़ा था वो 28 था क्या? अतः 28 भी क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। क्लियर हो गई बात? क्या आप किसी नंबर को चेक कर सकते हैं कि परफेक्ट नंबर यानी कि ये परिपूर्ण संख्या कौन है? क्लियर भाई? ठीक। लेकिन चूंकि परीक्षाओं में यदा कदा कभी कभी ये पूछ लेता है, तो इसके लिए बहुत दूर दिमाग नहीं लगाते हैं, सीधा सीधा लिख लेते हैं कि परफेक्ट नंबर कितने हैं 1000 तक। ठीक भाई? तो आप सीधा सीधा एग्जाम्पल के तौर पर इसमें आप लिख सकते हैं कि परफेक्ट नंबर कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला परफेक्ट नंबर क्या था? 6। दूसरा क्या था? 128। ठीक। तीसरा 496 था। ठीक भाई, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसके आगे नहीं, इसके आगे भी नंबर हैं, इसके आगे भी नंबर हैं, लेकिन बस इतना अगर आप याद कर लेते हैं ना, तो परीक्षा में निश्चित तौर पे परफेक्ट नंबर पूछेगा तो 1000 के ऊपर कभी जाता ही नहीं। आज तक तो नहीं गया भाई, आज तक तो नहीं गया। ठीक, क्लियर बात? अच्छे समझ में आ गई? बस एक पॉइंट आधा मिनट का और देख लीजिए। ये तो हमने सारी संख्याओं के। क्या आप जानते हैं कि कौन सी संख्या पूरी नहीं होती? क्यों भाई, पूरी संख्या समझते हैं कि नहीं? ये बताइए, अगर मैं 3.5 लिख दूं तो क्या ये संख्या पूरी पूरी है? अरे भाई, न ये 3 है, न ये 4 है, ये तो 3.5 है ना? तो ये 3.5 है, तो ऐसी संख्याओं को अपूर्ण संख्या कहा जाता है, अपूर्ण संख्या। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा कि जब भी दशमलव आ गया और इधर कोई नंबर 0 के अलावा है, वो संख्या क्या होगी? अपूर्ण संख्या होगी। लेकिन अगर कोई 5.0 लिख दिया है ना, तो उसको अपूर्ण मत बोल दीजिएगा, क्योंकि दशमलव के बाद क्या है? 0, जबकि दशमलव के बाद कोई अशून्य संख्या होनी चाहिए, यानी 1 से लेकर के 9 तक की संख्या होनी चाहिए। क्लियर? ये तो हमने बात किया आज संख्याओं के बारे में, है ना भाई? संख्याओं के बारे में तो कुछ हमने बेसिक बात किया, यानी नेक्स्ट टाइम यानी कल से हम लोग नंबर सिस्टम में बाय हेडिंग एक एक टॉपिक चलेंगे। ओके, ठीक भाई? तो फिर कल मिलते हैं। जय हिंद।